जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस प्रो में। तो आज का साइंस का जो नया टॉपिक होगा वो है पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। ठीक है। पृष्ठ तनाव जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? द्रव के लिए। ठीक है। यानी प्रत्येक द्रव जो होता है उसकी एक अपनी प्रवृत्ति होती है कि वो सिकुड़कर कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की कोशिश करता है या प्रयास करता है। ठीक है। किसी भी द्रव की किसी भी द्रव की वो प्रवृत्ति या वो गुण जो सिकुड़कर कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त कर सके। कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त कर सके। मतलब किसी भी द्रव की वो प्रवृत्ति या वो गुण जिसके कारण कोई भी द्रव सिकुड़कर कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करे। ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। इसके लिए जो सूत्र लगता है वो लगता है एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। क्या? एकांक लंबाई पर बल। क्या करते हैं? इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। बड़ा टी, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है आपका F बटे A। यानी आप समझ सकते हैं बल बटे क्षेत्रफल, सॉरी F बटे L, बल बटे लंबाई। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। इसका मात्रक जो होगा वो होगा न्यूटन प्रति मीटर। ये आप ध्यान रखें। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है किसी भी द्रव की वो प्रवृत्ति जिसके कारण वो सिकुड़कर कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करे। ठीक है। अच्छा, तो बल बटे लंबाई इसका क्या हो गया? सूत्र हो गया। ठीक है, पृष्ठ तनाव का। समझ में आई बात? उसके बाद इसका जो दूसरा मात्रक है, एक तो मात्रक बता दिया मैंने आपको न्यूटन प्रति मीटर, एक इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ये मात्रक मैंने आपको बनाने सिखा रखे हैं। अगर आपसे नहीं आते हैं तो आप पहली वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, उसमें आपको बताया गया है मात्रक कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, और विमाएँ कैसे बनाई जाती हैं। अब क्या करते हैं? पृष्ठ तनाव के व्यावहारिक उपयोग। आपका नेक्स्ट पॉइंट है क्या? पृष्ठ तनाव के व्यावहारिक उपयोग। पृष्ठ तनाव के जो व्यावहारिक उपयोग है वो क्या है? व्यावहारिक उपयोग। ठीक है, ये क्या है भाई? पृष्ठ तनाव के व्यावहारिक उपयोग। पृष्ठ तनाव के व्यावहारिक उपयोग है जैसे कि आप कोई गर्म सूप पी रहे हैं और एक ठंडा सूप पी रहे हैं, तो गर्म सूप जो होता है अधिक स्वादिष्ट लगता है। क्या? गर्म सूप क्या लगता है? अधिक स्वादिष्ट। ऐसा क्यों होता है जबकि ठंडा सूप कम स्वादिष्ट लगता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गर्म सूप होता है वो फैल जाता है। गर्म सूप क्या होता है? फैल जाता है हमारी जीभ पर। जैसे ही हमारी जीभ पर वो जाएगा तो गर्म होने के कारण वो फैल जाता है। फैल जाता है क्यों? क्योंकि गर्म होने के कारण यानी जब आप किसी भी द्रव का ताप बढ़ाते हैं, यहाँ पे एक बात ये नोट कर ले, यदि किसी द्रव का आप ताप बढ़ाते हैं तो उसका तनाव, पृष्ठ तनाव जो होता है, पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम हो जाता है। दोबारा सुन लीजिए, इस पॉइंट को आप अच्छे से फोकस करें। अगर ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव कम होगा तो क्षेत्रफल अधिक, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
अधिक हो जाएगा। ठीक है, यानी जिस दरु का ताप अधिक होता है उस दरु का पृष्ठ तनाव कम होता है, और पृष्ठ तनाव कम होने के कारण क्षेत्रफल अधिक से अधिक वो घेरता है, यानी ज़्यादा क्षेत्रफल घेरता है। यही कारण है कि जब सूप गर्म होता है तो गर्म होने के कारण वो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जैसे ही पृष्ठ तनाव कम हुआ तो वो हमारी जीभ पर ज़्यादा क्षेत्रफल घेरता है। जब वो ज़्यादा क्षेत्रफल घेरेगा तो इस कारण वो क्या हो जाएगा, हमें स्वादिष्ट लगेगा। ठीक है, ऐसे ही एक हो जाएगा आपका कि जब आप बारिश की बूंदों को देखते हैं तो बारिश की बूंदें हमें गोलाकार दिखाई देती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बारिश की बूंदें जो होती है वो गोलाकार क्यों दिखाई देती है। बारिश की बूंदें, वर्षा की बूंदें हमें गोलाकार दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जो वर्षा की बूंदें होती है उसमें पृष्ठ तनाव अधिक होता है, क्योंकि जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो अधिक होता है, और जल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण वर्षा की बूंदें जो होती है वो गोलाकार हो जाती है, क्योंकि वे कम से कम क्षेत्रफल करने का प्रयास करती है। ठीक है, इस वजह से क्या हो जाता है, वो वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार दिखाई देती है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट एक हो गया आपका क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उनका पृष्ठ तनाव अधिक होता है। पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। एक ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ताप बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव घटता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें, पृष्ठ तनाव घटेगा तो क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा, तो वो फैल जाएगा। कोई भी चीज़ गर्म होगी, कोई भी द्रव अगर गर्म होगा तो। तीसरा पॉइंट आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है पारे की बूंद। पारे की जो बूंद होती है, पारे की बूंद अगर छोटी बूंदें हैं, अगर छोटी बूंदें हैं तो वो गोलाकार होगी। क्या होगी? पारे की छोटी बूंदें गोलाकार होगी, क्योंकि उनका पृष्ठ तनाव अधिक होगा। ठीक है, उन पर सिर्फ एक पृष्ठ तनाव कार्य करेगा। उसके बाद अगर पारे की बूंदें बड़ी हो जाएगी तो उन पर एक गुरुत्वीय बल कार्य करना शुरू कर देगा। क्या? गुरुत्वीय बल का मान अधिक हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें कि बड़ी बूंद पर गुरुत्वीय बल का मान अधिक हो जाता है, और गुरुत्वीय बल के कारण बड़ी बूंदें कैसी हो जाती है, चपटी हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पारे की छोटी बूंदें गोलाकार परंतु बड़ी बूंदें चपटी होती है। क्यों? क्योंकि पारे की जो बूंद होती है अगर वो छोटी है तो उस पर गुरुत्वीय बल कम लगता है। क्या? गुरुत्वीय बल कम लगता है और पृष्ठ तनाव अधिक लगता है। ठीक है, तो उस वजह से वो गोल हो जाए, छोटी बूंदें जो होती है गोलाकार हो जाती है। अच्छा, अगर ये चपटी बूंदें होती है वो किस कारण होती है? क्योंकि उस वक्त बड़ी बूंद होती है, बड़ी बूंद में गुरुत्वीय बल का मान बढ़ जाता है और पृष्ठ तनाव भी होता है, लेकिन पृष्ठ तनाव गुरुत्वीय बल की अपेक्षा कम होता है, इस वजह से वे बूंदें चपटी हो जाती है। ठीक है, ये आपका पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखें। एक क्वेश्चन पूछा जाता है तेल के ऊपर, तेल जल पर क्यों फैल जाता है? तेल जल पर क्यों फैल जाता है? ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तेल जल पर क्यों फैलता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है, तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या होता है? जल के पृष्ठ तनाव से कम होता है। तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो जल के पृष्ठ तनाव से कम होता है, इसलिए तेल जल के ऊपर फैल जाता है। जल का पृष्ठ तनाव अधिक और तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है, इसलिए तेल जो होता है जल पर क्या हो जाता है? फैल जाता है।
ठीक है, ये आपका हो जाता है पृष्ठ तनाव का टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद इससे मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। एक वर्षा की बूंदों पर एक क्वेश्चन आता है, दूसरा पारे की बूंद पर क्वेश्चन आता है, तीसरा ताप का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक ये क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, तेल और जल, क्या तेल जल पर क्यों फैल जाता है, वो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये सभी क्वेश्चन पे आप अच्छे से फोकस करें, अच्छे से ध्यान दें, ठीक है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है केशिकातु। क्या है? केशिकातु। केशिकातु क्या होता है? किसी दरु का केश नली में ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना। दरु का, किसका भाई? दरु का केश नली में ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना, कहीं में केश नली में। अब ये केश नली क्या होता है? केश नली होता है एक ऐसी नली जिसमें छिद्र जो है वो बहुत बारीक हो, छिद्र बहुत बारीक हो, ठीक है। छिद्र बहुत बारीक हो, वो क्या कहलाती है? केश नली, ठीक है। ये तो हो गया आपका केशिकातु और केश नली। इसमें एक बात नोट करने वाली बात है, क्या जो क्या करते हैं, जो दरु कांच को भिगो देते हैं, ये बात आप ध्यान रखें, जो दरु कांच को भिगो देते हैं वो क्या करते हैं? केश नली में ऊपर चढ़ते हैं। क्या? केश नली में ऊपर चढ़ते हैं, ये साइन ध्यान रखें, ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा अगर मैं कहूँ, जो दरु कांच को नहीं भिगो पाते वो क्या करते हैं? केश नली में नीचे उतरते हैं, यानी ऊपर नहीं चढ़ते, वो नीचे जाते हैं। यानी कुछ दरु ऐसे होते हैं जो केश नली में ऊपर चढ़ते हैं, कुछ दरु ऐसे होते हैं जो केश नली में नीचे उतरते हैं। जो दरु ऊपर चढ़ते हैं वो कांच को नहीं भिगोएंगे, जो दरु ऊपर चढ़ते हैं वो कांच को भिगोएंगे, और जो नीचे उतरते हैं वो कांच को नहीं भिगोएंगे। ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रख लेना, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब वो कैसे पूछा जा सकता है, क्या ये पूछा सकता है, इसमें आपको ध्यान रखना है, जो पारा है, पारा केश नली में हमेशा नीचे की तरफ चलता है, यानी नीचे उतरता है पारा, ठीक है। पारा जो होता है केश नली में नीचे उतरता है, और जल केश नली में ऊपर चढ़ता है, ठीक है। जल केश नली में ऊपर चढ़ता है और पारा केश नली में नीचे उतरता है। ये आपने देखा भी होगा कि जल तो कांच को अच्छे से भिगो सकता है, तो जब कांच को अच्छे से भिगो सकता है तो आप इसी बात से समझ जाइए कि जब जल कांच को भिगो सकता है इसका मतलब वो ऊपर चढ़ेगा। और अगर पारे की बात करें तो पारा जो है क्या करता है? कांच को भिगो नहीं सकता, इसीलिए इस बात से आप अच्छे से समझ जाइए इस पॉइंट से ही कि पारा जो होगा केश नली में नीचे जाएगा, ठीक है। अब इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, देखिए जरा, अगर आपने क्या किया, ये एक बर्तन लिया और इसमें जल भर दिया, ठीक है, क्या भर दिया? जल, और इसमें एक केश नली आपने ऐसे डुबो दी, ठीक है, केश नली ऐसे डुबो दी। जैसे आप केश नली डुबोगे तो ये जल जो है, ये जल इस केश नली से होता हुआ ऊपर तक चढ़ जाएगा, यानी ये जो यहाँ तक की जो सतह थी इस बड़े बर्तन में, जो जल की सतह थी उससे ऊपर चली जाएगी, यानी ये हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यही केश नली आपने क्या किया, पारे से भरे हुए बर्तन में डाल दी, क्या किया? पारे से भरी हुई बर्तन में डाल दी, तो क्या होगा? यही केश नली, तो ये जो दरु है, ये दरु यहाँ तक ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, इसका स्तर गिर जाएगा और इसका स्तर बढ़ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे चढ़ जाएगा और ये उल्टी दिशा में चलेगा, ठीक है, नीचे की तरफ, समझ गए?
तो जो द्रव कांच को भिगो सकते हैं वो केस नली में ऊपर जाएंगे, और जो द्रव कांच को भिगो नहीं सकते वो नीचे की तरफ आएंगे। ये हो गया आपका जल, और ये हो गया कांच की नली यानी कांच केस की नली। ठीक है, ये हो गया पारा और ये हो गई नली। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। केशिकातों के कुछ व्यवहारिक उपयोग। केशिकातों के कुछ व्यवहारिक उपयोग कैसे हैं? जैसे कि आपने पुराने टाइम पे देखा होगा, अब तो खैर मॉडर्न ज़माना आ गया आज के टाइम पे तो, कि इलेक्ट्रिसिटी हर घर में है, लेकिन पुराने टाइम पे लैंप की व्यवस्था होती थी। मिट्टी के तेल की लालटेन का प्रयोग किया जाता था। तो उसमें जो मिट्टी का तेल था वो नीचे भरा जाता था और उसमें एक बत्ती लगाई जाती थी, और उस बत्ती से क्या चढ़ जाता था? द्रव जो है ऊपर चढ़ जाता है, यानी मिट्टी का तेल जो था ऊपर चढ़ जाता था। वो किससे चढ़ता था? कि उसके अंदर जो बत्ती होती थी उस बत्ती में रोए होते थे, रोए। ठीक है, रेशे कह सकते हैं। क्या होते थे? रेशे। ठीक है, और वो रेशे क्या काम करते थे? केशिकातों का काम करते थे। ठीक, केश नली का काम करते थे। तो वह द्रव जो था वो ऊपर चढ़ जाता था। ठीक है, अब और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम पे फाउंटेन पेन बहुत ज़्यादा यूज होते थे। आज के टाइम पे भी फाउंटेन पेन यूज होते हैं, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट उसका यूज़ करते हैं। तो जो फाउंटेन पेन होता था उसकी एक जो निब होती थी, वो निब यहाँ से कुछ इस तरीके की होती थी, और यहाँ पे उसमें एक छिद्र होता था। ठीक है, तो वो छिद्र क्यों बनाया जाता था? वो छिद्र इसलिए बनाया जाता था कि ये केस नली बन जाए। क्या बन जाए? केस नली। ठीक है, और केस नली से द्रव जो है वो, यानी जो द्रव इंक भरी हुई है वो अच्छे से आगे की ओर चलती रहे। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधों में जो जल है वो नीचे से ऊपर जाता है। तो पौधों की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों की सहायता से जो जल है वो मिट्टी से सोख कर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये भी किसका काम है? केशिकातों का ही काम है। यानी जो पेड़ के अंदर रेशे होते हैं वो रेशे केशिकातों का काम करते हैं और पानी को ऊपर चढ़ा देते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो भूमिका निभाई जाती है वो एक ऊतक होता है जिसका नाम है जाइलम। जाइलम की सहायता से वो केशिकातों का काम होता है और पानी ऊपर चढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये बायो का क्वेश्चन है और ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, जाइलम एक ऐसा ऊतक है जो जल को मिट्टी से सोखकर ऊपर तक पहुंचाने में सहायता करता है। किसमें? पेड़ पौधों में। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो गया केशिकातों। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है उत्प्लावन। क्या आता है? उत्प्लावन। ठीक है, ये उत्प्लावन क्या है भाई? आपने देखा होगा कि जब आप किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो वह ऊपर की ओर उठने लगती है। ठीक है, जब किसी वस्तु को आप द्रव में या पानी में डालते हैं तो वह वस्तु ऊपर की तरफ उठती है, यानी उस पर एक ऊपर की ओर बल कार्य करता है। तो वह बल ही क्या है? उत्प्लावन बल। यानी वो उत्प्लावन बल यानी उत्प्लावन यानी ऊपर की ओर। जब किसी वस्तु को आप किसी द्रव में डालते हैं तो वह द्रव वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। उस बल को हम क्या कहते हैं? उस बल को ही हम कहते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, ऊपर की ओर बल, ऊपर की ओर बल। ठीक है, किसके द्वारा? द्रव के द्वारा। द्रव के द्वारा एक ऊपर की ओर बल कार्य करता है। उस बल को ही हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है उत्प्लावन बल पर ही एक सिद्धांत है जिसे बोला जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, क्या? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है?
आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावक बल या उत्प्लावन बल के उत्प्लावन बल पर आधारित है या संबंधित है। ठीक है, अब आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार क्या बातें कही गई, वो ये कहा गया कि जब आप किसी वस्तु को कहाँ डुबोते हैं, दरों में। ठीक है, तो वस्तु पर जो उत्प्लावक बल लगता है, क्या वस्तु पर जो उत्प्लावक बल कार्य करता है वो बराबर होता है किसके, वस्तु द्वारा हटाए गए दरों के भार के बराबर। ठीक है, वस्तु द्वारा हटाए गए दरों के भार के बराबर। क्या आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है कि वस्तु पर जब आप किसी वस्तु को पानी में डुबोएंगे तो वस्तु जितना भार हटा देगी, वस्तु जितना भार मतलब वस्तु दरों का जितना भार हटाएगी उस पर उतना ही उत्प्लावक बल कार्य करेगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर वस्तु का भार अधिक है, वस्तु का भार अधिक है किससे, दर हटाए गए दरों के भार से, तो क्या होगा, वस्तु डूब जाएगी। ठीक है, अगर वस्तु का भार अधिक है तो वस्तु डूब जाएगी। उत्प्लावक बल अधिक है तो वस्तु तैरेगी। अगर वस्तु उत्प्लावक बल और वस्तु का भार दोनों बराबर है तो क्या होगा, तब भी वस्तु तैरती रहेगी और आंशिक रूप से डूबी रहेगी। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही जो जलयान होते हैं, जलयान यानी शिप, जो पानी के जहाज इन्हें हम बोलते हैं, उनका निर्माण जो किया जाता है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही किया जाता है। ठीक है, पानी के जो जहाज होते हैं या जलयान जो होते हैं, जो पनडुब्बियाँ होती है जिन्हें हम सबमरीन भी बोलते हैं इंग्लिश में, उनका निर्माण जो किया जाता है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें एक क्वेश्चन है, एक पॉइंट और है, ये ध्यान रखें, घनत्व। अगर किसी वस्तु का घनत्व कम हो जाता है, किसी वस्तु का अगर घनत्व कम हो जाता है तो आयतन अधिक हो जाएगा। क्या होगा, आयतन अधिक होगा। ठीक है, क्या होगा, अगर घनत्व अधिक है तो आयतन अधिक होगा और उत्प्लावक बल भी अधिक होगा। जब आयतन अधिक है तो उत्प्लावक बल वो भी क्या होगा, अधिक। ये आप ध्यान रखें, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको घनत्व से ही पहचानना होगा कि वो वस्तु डूबेगी या तैरेगी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर घनत्व कम है तो आयतन अधिक हो रहेगा, आयतन अधिक होगा तो उत्प्लावक बल भी अधिक होगा, और जब उत्प्लावक बल यानी नीचे से ऊपर की ओर बल अधिक लगेगा तो वस्तु क्या करेगी, तैरेगी। वस्तु क्या करेगी, तैरेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। यही कारण है कि बर्फ का टुकड़ा जो होता है वो जल में तैरता है। यही कारण है बर्फ का जो टुकड़ा होता है, बर्फ का टुकड़ा वो कहाँ, जल में तैरता है, जल में तैरता है। कारण क्या है इसका भाई, इसका कारण है उत्प्लावक बल। उसका उत्प्लावक बल जो होता है बर्फ के टुकड़े पर अधिक लगता है, बर्फ के टुकड़े पर उत्प्लावक बल अधिक लगता है। वो क्यों लगता है, क्योंकि उसका आयतन अधिक होता है लेकिन घनत्व जो होता है वो कम होता है। क्या, घनत्व जो होता है वो कम होता है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चले कि ऐसा क्यों। पहली बात तो हमें घनत्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो ये आपका अगला टॉपिक होगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो आप देख रहे हैं कि आयतन जो है वो भाग में आ रहा है, तो इसका मतलब है अगर ये अधिक होगा तो ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक, आयतन अगर अधिक होगा, ये भाग में है, आयतन अधिक है तो घनत्व
कम हो जाएगा। इसी वजह से क्या होगा, घनत्व अगर कम है, आयतन अधिक होगा तो उत्प्लावक बल अधिक लगेगा और वस्तु तैरेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज का सेशन आपका यहीं पे होता है कंप्लीट। आपकी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम नई नई पॉइंट्स, नए नए तरीके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।